हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिव प्रकाश शर्मा, इनिशियल एसपीएस, सीनियर फैकल्टी रेजोनेंस। आज जो नीट का पेपर हुआ उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। N2 कोड वाला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस, और इसके ऊपर पैरेलल बीम लाइट की आ रही है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसी के जो एक्सिस कॉमन है दोनों की, और एक दूसरा एक लेंस रखा हुआ है दूसरा जो इसी दोनों के एक्सिस कॉमन है, ये डाइवर्जिंग लेंस रखा हुआ है। तो अब हमें पता है कि अगर पैरेलल बीम लाइट की आएगी तो वो कहाँ ले जाएगा, इसको कहाँ लेकर जाएगा, इसके फोकस पर। इसके फोकस पर जो बता रखा है अपन को, फोकस 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये रेज यहाँ से 20 सेंटीमीटर आगे जाएगी। ये फोकल लेंथ इसकी बता रखी थी 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो डाइवर्जिंग लेंस है, अगर उसकी फोकस पर रेंज आ गई, कन्वर्जिंग रेंज फोकस पर आ गई, तो वो उसको पैरेलल कर देता है। तो ये इसको पैरेलल कर देगा, तो इसके फोकस पर आना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, 5, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है अपन को, 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 20 है, ये 5 है, तो फिर ये कितनी होना चाहिए, ये पूछा गया कि डी की वैल्यू कितनी होना चाहिए। तो 20 - 5 यानी 15 इसका आंसर होगा, यानी सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, 3 कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, वो इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है मान लो, है ना, तो यहाँ तक ए ही चलेगा। ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल नहीं बदल रहा है ना, इसलिए ये बी और ये भी बी होगा। अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं कि ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बताओ पहला कैपेसिटर किसके बीच में आया, ए और बी के बीच में। तो एक कैपेसिटर हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे ए और बी के बीच में। ये वाला कैपेसिटर ये हो चुका है, ये वाला भी ए और बी के बीच में, तो ये जोड़ दिया अपन ने ये। और ये जो कैपेसिटर है बेटा बी और बी के बीच में आने से शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। यानी ये जो कैपेसिटर है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया इसका। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C1 + C2 ऐसे होता है ना, यानी C + C, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसकी हो जाएगी, यानी 2C। तो 2C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है जिसका ये एंगल गिवन है 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब लाइट रे अगर नॉर्मली आई है इस सरफेस पर, तो I = 0, तो R = भी 0 होगा, तो सीधे के सीधे नॉर्मली यहाँ से मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में आगे निकल जाएगी। अब ये देखो कि ये नॉर्मल है इसका, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये अगेन 30 डिग्री होगा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा प्रिज्म का √3 है, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे बेटा, तो ये हो गया √3 × sin30 = लिखोगे 1 × sin तो यहाँ से sin की वैल्यू आ जाएगी, sin R = √3/2। तो sin R √3/2, तो R = कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि जो लाइट रे है यहाँ से 60 डिग्री एंगल से इमरजेंट हो जाएगी 60 डिग्री। तो यही पूछा है, इसलिए सही आंसर इसका 4 होगा। फोर्थ क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करता है बेटा कि ज्यादा एरिया से लाइट रेज को इकट्ठी करके और एक उनको कन्वर्ज एक छोटे एरिया से निकालता है, ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए और क्लैरिटी बढ़ जाए। तो ये काम जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करता है, उसके लिए ये सभी पॉइंट इसके लिए करेक्ट हैं। लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द quality and visibility of the image. A large area of the objective ensure better light gathering power. A large aperture provides a better resolution. So all option is correct. So correct answer is 4. फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और P टाइप सेमीकंडक्टर में होल का कंसंट्रेशन सेम है। पर हमें पता है कि जो N टाइप है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में, और जो P टाइप में होल है वो वैलेंस बैंड में है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से जो वैलेंस बैंड में ज्यादा होती है ना। सो करंट इन द N टाइप सेमीकंडक्टर विल बी लार्जर देन द करंट इन P टाइप। सो करेक्ट आंसर विल बी 2। सिक्स्थ क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि n है। तो अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो इस टाइप से आएगा। लेकिन हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो ½ इस तरह से लिखी जाती है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो x नेगेटिव आएगा, तब भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ना। यानी जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से ग्राफ
आएगा इसमें कि ये है ना, इस टाइप से ग्राफ इसमें आएगा ये, ठीक है। तो जब ये एक ऑसिलेशन पूरा करेगा उतनी देर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2 ऑसिलेशन पूरे करेंगी। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होगी। तो सही आंसर इसका फर्स्ट होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन में एक डायपोल रखा हुआ है जिसका ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, ठीक है। तो हमें पता है इस पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और जो माइनस क्यू पर है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। तो फाइनली हम कहेंगे कि जो डायपोल है उसके ऊपर नेट फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। और जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जिधर भी मूव अपने ऑटोमेटिकली मूव करता है उधर पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होती ही है। तो जब ये पूरा सिस्टम इधर मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। तो सही आंसर इसका फर्स्ट होगा, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। 8th क्वेश्चन में ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है बेटा एसी सर्किट में। तो जो आरएमएस वोल्टेज जो रिजल्टेंट निकाले जाते हैं सोर्स के वो फेजर डायग्राम से निकलता है और फेजर डायग्राम से जो सोर्स का वोल्टेज निकल कर आता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है कि VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का रूट। यहाँ VL की वैल्यू दे रखी है 40, ये दे रखी है 10, तो 10 इसका स्क्वायर और प्लस VR की वैल्यू 40 दे रखी है तो उसका स्क्वायर का रूट, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 50, ये 50 आ जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू जो सोर्स का होगा वो 50 होगा। अब करंट का आपको पीक वैल्यू दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू 10√2। तो अगर पीक वैल्यू दे रखी है तो पहले आरएमएस वैल्यू करंट की आप निकाल लो। तो आरएमएस वैल्यू अगर करंट की निकालेंगे तो पीक वैल्यू को डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10। अब आरएमएस वैल्यू 10 है और सोर्स का वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो जो इंपीडेंस होगा है ना, ये इंपीडेंस होगा, हमें पता है कि जो इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड, वो V सोर्स आरएमएस और करंट आरएमएस ऐसे हम लिखेंगे। तो ये होगा 50 और अपॉन 10 यानी 5 इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 इसका सही आंसर यानी थर्ड आंसर इसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो एनर्जी की डायमेंशन तो हमें पता है बेटा, एनर्जी की और वर्क की एक ही होती है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होती है, यानी मैं F/L लिख देता हूं अभी तो। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ है G(m1 m2) यानी m स्क्वायर और अपॉन लेंथ का स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ से G की डायमेंशन अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर और अपॉन m स्क्वायर। इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ कि F/L को अलग कर देता हूँ और एक L को अलग कर देता हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी तो L ही है ना, ये हो जाएगा। और m2 को मैं अलग कर लेता हूँ। अब अपन से कहा है कि एनर्जी E की और G की डायमेंशन क्या है। तो E की डायमेंशन आपने बोला F/L और इसकी डायमेंशन आपने बोला F/L और एक L और है एक्स्ट्रा यहाँ पर, और ये जो m स्क्वायर है उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये m2 ये ऊपर हो जाएगा m2। तो ये FL से FL कट जाएगा, यानी इसकी डायमेंशन आ जाएगी L-1 m2 और t में कुछ नहीं आया 0, यानी ये आंसर हो जाएगा L-1 m2 और t 0, यानी फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 10th क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। आपको पता होगा बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करूं तो 0 आना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 देना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, बाकी तीन तो वैसे ही गलत हो गए, डॉट प्रोडक्ट 0 दे ही नहीं रहे, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए फर्स्ट आंसर देखते ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। अब जहां तक हम प्राइमरी सर्किट को चेंज नहीं करते हैं वहां तक पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होती है। तो जो सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी है 1.5 वोल्ट की उसको बैलेंस करा रहे हैं पहले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस्ड लेंथ। तो बैलेंस लेंथ कितनी है 36। तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से x निकल जाएगा, और बाद में ये बैटरी को बदला है 1.5 की जगह पर इसको 2.5 कर दिया है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वही रहेगी ना बेटा, क्योंकि प्राइमरी सर्किट तो बदलेगा नहीं, तो x तो वही आएगा। तो मान लो कि जो नई लेंथ है वो l हो जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 को 1 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा l/36 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5।
तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी सही आंसर इसका 4 होगा। 12th क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि n-1 से n तक का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वो Sn है, और आपको फॉर्मूला याद होगा कि Snth का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं कि u प्लस 1/2a 2n-1, ठीक है ना। तो ये तो Sn हुआ। अब ये कह रहा है कि Sn+1, इसका मतलब n+1th nth वाला जो है सेकंड, उसका अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जब मैं यहाँ n+1 लिखूंगा बेटा तो n की जगह पर n+1 लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/2a और 2 और n+1 और -1 ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब ये इसका रेशियो पूछ रहा है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो हाफ ए से तो हाफ ए कट जाएगा और 2n-1 अपॉन ये 2n+1 हो जाएगा। इसको नेक्स्ट अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये 1/2a और ये बन जाएगा 2n+1, यानी जो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सही आंसर इसका फर्स्ट होगा 2n-1 अपॉन 2n+1। 13 क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। आपको ये पता होगा कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E पता हो तो एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², इस तरह से दी जाती है एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होता है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसने दे रखी E है, ठीक है, E ले लिया। अब इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है D और एरिया दे रखा A, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका A × D। तो अगर मैं वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी यही तो लिखना है, वॉल्यूम कितना बोला आपने AD, और ये एनर्जी डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² AD, यानी सेकंड आंसर इसका सही होगा। 14 क्वेश्चन KTG का क्वेश्चन है, इसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, आपको याद होगा कि √3RT अपॉन कैपिटल M, यानी ये मॉलिक्यूलर वेट होता है कैपिटल M, है ना, और T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट है, तो ये जो है इससे मैच हो जाएगा Q से, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस का फॉर्मूला जो होता है वैसे तो 1/3 ρV² है, पर उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा, है ना, ये टोटल मास बन जाएगा, है ना। तो ये जो B इसका सही आंसर हो जाएगा वो P से मैच हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि मैक्सवेल लॉ से पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT होता है, पर अगर अपन पर मॉलिक्यूल की बात करें तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करेंगे। पर काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से है, इसलिए उसने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, इसलिए 3 इसमें आ जाएगा, यानी C से मैच हो जाएगा S। और जो D है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है ना, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 RT होता है ना, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, यानी फाइनली इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन विस्कोसिटी का है। इसमें एक बॉल को अगर अपन छोड़ेंगे यहाँ पर तो एक तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर mg, है ना, और एक फोर्स लगेगा बॉइंट फोर्स। अब बॉइंट फोर्स हमें पता है कि इसका वॉल्यूम इनटू जो मीडियम है उसकी डेंसिटी, पर डेंसिटी आधी है, ठीक है ना, वॉल्यूम तो यही रहेगा, पर डेंसिटी आधी होने से हम कह सकते हैं कि जो बॉइंट फोर्स आएगा वो mg/2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी, तो वो और डेंसिटी आधी है, वॉल्यूम सेम और जी तो वही आएगा, तो mg/2 हो जाएगा। अब ये फोर्स है, अब हमें पता है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी आएगी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो फोर्स बैलेंस होंगे। तो थर्ड फोर्स कौन सा है, विस्कोस फोर्स, तो विस्कोस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ये विस्कोस फोर्स, ठीक है ना। तो विस्कोस फोर्स जो लगेगा ऊपर की ओर उसको उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, इनके डिफरेंस के इक्विवेलेंट, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो विस्कोस फोर्स की वैल्यू mg/2 होगी, यानी mg/2 हो जाएगी, यानी सही आंसर इसका mg/2 4 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो कोई X न्यूक्लियस है वो B, इसमें B में कन्वर्ट हुआ और एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया।
हमें पता है कि जो बीटा नेगेटिव होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन -1 और 0, बीटा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन होता है ये तो 0 और +1, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस यानी 4 उसका मास नंबर होता है और 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां से देखो जब x से b पर आए तो इसने बोला कि एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया, तो अगर एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया इसका मतलब बीटा पॉजिटिव निकला होगा, क्योंकि ये है ना इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 कम हो गया तो सबसे पहले बीटा पॉजिटिव निकलेगा। फिर b से c पर आने पर z-1 से z-3 हुआ, यानी एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, तो 2 कम हो गया इसका मतलब अल्फा पार्टिकल निकलेगा सेकंड नंबर पर, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पर बीटा प्लस और अल्फा पार्टिकल ये निकलेगा। और थर्ड में देखो कि सी से जब डी पर आए तो एक z-3 से z-2 हो गया, यानी एक वापस बढ़ गया, तो एक वापस बढ़ गया इसका मतलब फिर बीटा नेगेटिव इसमें निकलेगा। तो सही आंसर इसका ये हुआ बीटा पॉजिटिव, फिर अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा नेगेटिव, यानी सेकंड आंसर इसका सही होगा। 17 क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से दिया जाता है, या तो μ0 JR/2 ऐसे बोल दो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि μ0 IR/2πr², ऐसे भी हम बोल सकते हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू R होता है इनसाइड, तो सिलेंडर के अंदर तो यहां से लेकर यहां तक तो प्रोपोर्शनल होगा। और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है आउटसाइड, वो फॉर्मूला ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का B = μ0 I/2πr, R जहां डिस्टेंस है तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है उसके बाद, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। यानी सही ग्राफ इसका ये होना चाहिए कि पहले तो प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी सही आंसर इसका क्या होगा 2, ये पहले प्रोपोर्शनल और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वर्क पावर एनर्जी का ये क्वेश्चन है, और इसने ये बोला है कि एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया है एस हाइट से, ये हाइट अपन को दे रखी है एस हाइट, तो जब रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर 0 है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी mg और s, ठीक है। इन दोनों का सम टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कितना होगा सम करेंगे तो mgs, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। अब नीचे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स है। तो देखो मैं इसके अगर 4 हिस्से करूं तो एक हिस्सा दे देता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी को, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की जो होगी वो mg/s/4 ये हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ की वो हो जाएगी mg/s का 3/4, ठीक है ना, 3/4 ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना कि ये जितना है उसका ये 3 टाइम्स हो गया, और दोनों का सम अभी भी mgs ही चलना चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो एक तो ये बोला इसने कि इस इंस्टेंट पर कितनी हाइट होगी, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh उससे अगर कंपेयर करूं तो h की जगह पर कौन आ गया यहाँ s/4, यानी इसकी हाइट होगी s/4, तो पहले तो s/4 आंसर है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि हाफ mv² होती है, तो हाफ mv² को जो काइनेटिक एनर्जी अपन ने लिखी है उसके इक्विवेलेंट अगर मैं करूं mgs 3/4, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो m से तो ये m कट जाएगा और v की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी वो ये आ जाएगा 3gs का रूट और डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा, यानी सही आंसर इसका ये हो जाएगा कि स्पीड तो ये हो जाएगी और हाइट उसकी s/4 होगी, यानी सही आंसर 3 होगा उसका। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि हाफ लाइफ टाइम उसका 100 है और 150 आवर में उसकी एक्टिविटी और ओरिजिनल एक्टिविटी का रेशियो क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा बेटा कि A = A0 और हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 और यहाँ पर T/ हाफ लाइफ टाइम ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कह रहा है कि A/A0 का रेशियो क्या है, तो हम कहेंगे 1/2 और ये जो टाइम दे रखा है वो अब डिवाइड बाई T, तो 1/2 और टाइम दे रखा है 150 आवर, तो यहाँ लिखेंगे 150 और हाफ लाइफ टाइम दे रखा 100 आवर, तो ये 100, यानी ये हो जाएगा 1/2⁵2। इस 2⁵3/2 को मैं चाहूं तो 1/2√2 लिख सकता हूं, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा 1/2√2। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन जो है बेटा वो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग हीट ट्रांसफर में का क्वेश्चन है रेडिएशन का।
हमें पता है कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग ये है कि कम टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगता है, और वो फॉर्मूला इस तरह से होता है कि फाइनल टेम्परेचर कितना, मतलब कितना रह गया है, फाइनली कितना आया, इनिशियल कितना था, ये कितना गिर गया, कितनी देर में गिरा, ये टाइम, ये T1 इज इक्वल्स टू ये न्यूटन्स कांस्टेंट, और यहाँ एवरेज टेम्परेचर लिखते हैं तो थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल, इन दोनों को डिवाइडेड बाई 2 एवरेज, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये लिख देंगे अपन सराउंडिंग टेम्परेचर, ऐसे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये जो डेटा दे रखे हैं वो अगर अपन रिप्लेस करते हैं कि 90 से 80 होने में, तो 90 से 80 होने में जो टाइम लगा है वो उसने बोल दिया कि T मिनट लगे हैं, तो ये T लिख दिया मैंने, और ये K, और इन दोनों का एवरेज लिखेंगे 90 और 80 का, तो आ जाएगा 85 आ जाएगा, वो ये लिख देता हूं मैं, चलो अभी तो 90 + 80/2 पर वो 85 आएगा, और इसने जो सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20, ये हो जाएगा। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, पहले तो ये हुआ। अब आगे कह रहा है ये कि टेम्परेचर 80 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 80 से 60 इसी में फिर मैं आगे पुट करूंगा 80 से 60, तो ये 80 - 60 और डिवाइडेड बाय ये मान लो नया टाइम है वो T' बोल देता हूं मैं, ये T', तो इज इक्वल्स टू K, तो वही है, ठीक है ना। और इसका एवरेज लिखेंगे अपन 80 + 60 डिवाइडेड बाई 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ से, तो ये डिवाइड अगर मैं करूंगा 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा T', है ना, ये T' ऊपर चला जाएगा, ये है 20, है ना, और ये जो डिफरेंस है ये 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर T'/2T, ये आ जाएगा डिवाइड करने पर, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो 90 और 80 का एवरेज हो जाएगा 85, 85 - 20 यानी 65, तो ये हो जाएगा 65, तो ये मैंने लिखा 65, और डिवाइडेड बाय 80 और 60 का एवरेज होगा 70, तो 70 - 20 यानी होगा ये 50। अगर इसको सोल्व करेंगे अपन यहाँ से तो जो T' की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगा 13/5T, ये सोल्व करते ही नेक्स्ट आ रहा है 13/5T, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा 13/5T।